जी पार्टी सी स्टार्ट हो गया जी हमारा। पेज नंबर 519, पास पेपर 13, रोम्बस पे आ जाएं। पेज 519, पास पेपर 13, 519, पास पेपर 13। On Yakam January 22, RL entered into a contract with Crescent Limited for sale of 10 units of its state-of-the-art 3D printers. अब ये 10 को फिलहाल छुपा देंगे हम, और एक प्रिंटर के लिए सारा काम करके एंड पे फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही करते आए हम, पता है ना। अच्छा, द कॉस्ट and standalone price of goods या services included in unit in each unit of printer are as follows। और हमें ये गिवन है जनाब कॉस्ट और साथ में स्टैंड लोन प्राइसेस। मैंने यूनिट प्राइसेस नहीं बोला ना कि द कॉस्ट एंड स्टैंड लोन प्राइस ऑफ गुड या सर्विसेज इंक्लूडेड इन ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलोज। ठीक है जी। अच्छा, अब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो होता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन है, और मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर 1 ईयर। अब बज़ाहिर ये 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर अभी तो नहीं पता ना कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, कौन सा है, अभी आगे पढ़ते हैं। तो कहता है RL sells 3D printer hardware along with software, as hardware cannot be used without printing software। इसका मतलब ये तो फिर डिस्टिंक्ट नहीं है, विद इन इट सेल्फ ही डिस्टिंक्ट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो अलग बात ही और हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर एक ऑब्लिगेशन, वो सेल करते हैं हार्डवेयर अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर, और ये हार्डवेयर इस सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता, यानी कि वो प्रिंटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसके बगैर वो प्रिंटर नहीं चल सकता। तो प्रिंटर अलग किसी काम का नहीं, प्रोग्रामिंग अलग किसी काम की नहीं। ठीक है, आगे कहता है द 3D प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। पता तो है आपको, आपके मोबाइल के अंदर भी अपग्रेड्स आती रहती हैं, आप ना भी करें तो चलता तो वो फिर भी रहता है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट चीज़ हो गई। एंड द मेंटेनेंस सपोर्ट, और सपोर्ट भी आप जो है वो ना करें तब भी साफ सुथरा रख के चलाते रहें आप, कोई नहीं, आपको टेक्निकल सपोर्ट की, मेंटेनेंस सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब, लेकिन इनका वादा क्या है, इनका वादा तो यही है कि इन्होंने 1 यूनिट ऑफ प्रिंटर देना है, साथ में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स नेक्स्ट वर्जन की वो भी देंगे, और मेंटेनेंस भी देंगे। अब कितनी ऑब्लिगेशंस बन गई, 3, 4 नहीं, 3 है। क्यों? क्योंकि आप प्रिंटर ले लें, आप अपग्रेड ना करवाएं, आप मेंटेनेंस जो है वो इनसे ना लें, आप कहीं और से भी करवा लें। तो विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अलग अलग वैसे भी हैं, और विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये 2 चीज़ों में से किसी एक में फॉल नहीं कर रही हैं। पहली चीज़ तो ये ना कि ये दोनों तो डिस्टिंक्ट विद इन इट सेल्फ ही नहीं थी, तो अगली बात तो बाद में होगी। जब पहले विद इन इट वो इन इट सेल्फ पहले डिस्टिंक्ट हों तो अगली बात सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट है या नहीं है। पहली दोनों तो विद इन इट सेल्फ ही जो डिस्टिंक्ट नहीं है, कि अलग अलग इनसे फायदा उठाया ही नहीं जा सकता। तो ये तो एक गुड हो गई समझो। प्रिंटर कौन कहता है जी मैं सॉफ्टवेयर खरीद के लाया हूं, है वही कहते हैं जी प्रिंटर खरीद के लाए हैं, तो ये एक ही है। उसके अलावा जो 2 चीजें हैं वो वर्जन, जो ये नेक्स्ट वर्जन की अपग्रेड या मेंटेनेंस सपोर्ट, ये दोनों चीजें विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हैं हार्डवेयर से, यानी कि प्रिंटर से ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं इन इट सेल्फ। अपनी ज़ात के एतबार से ये अपग्रेड और ये सपोर्ट सर्विस, मेंटेनेंस सपोर्ट जो है, ये क्या है, अपनी ज़ात के एतबार से प्रिंटर से डिस्टिंक्ट हैं। अब अगली बात सोचनी है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हैं? तो उसका जवाब वही 2 चीज़ें, वही 2 अप्लाई करें, तीसरा तो अभी छुपाया हुआ है, देखें कभी किसी वक्त बता दूँ कल परसों में, लेकिन फिलहाल तो 2 ही हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? क्या ये तीनों मिलकर इंटीग्रेशन सर्विसेज ये दे रहे हैं और ये मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट बनता है? नो। क्या ये दोनों इसको ऐसे सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर देंगी कि इसकी शक्ल ही बदल जाएगी? नो। इसका मतलब ना तो इंटीग्रेशन सर्विसेज हैं, ना ये ऐसी मॉडिफिकेशन है कि जो आपके दूसरी गुड सर्विस को मॉडिफाई कर दे आउटपुट को। तो इसका मतलब ये
कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका मतलब 3 ऑब्लिगेशंस बनी। कौन कौन सी? हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और मेंटेनेंस सपोर्ट। ठीक है, तो ओवन ओवन कितों आ गया? बारिश भी हो रही है, मजा आएगा बिरयानी खाने का जी। तो प्रिंटर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा यार, हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद अपग्रेड, हाँ, और उसके बाद मेंटेनेंस सर्विस। ये 3 ऑब्लिगेशंस हैं। स्टैंड अलोन प्राइस, वो कहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 3600 का हम बेचते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, नॉर्मली इतने का बेचते हैं किसी को अगर बगैर अपग्रेड या बगैर सपोर्ट के बेचें तो, ठीक है। और सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो नेक्स्ट वर्जन की होनी है, वो अगर सिर्फ कोई अपग्रेड हमसे लेगा तो 500 में देंगे, ठीक है। और मतलब अपग्रेड 500 में देते होंगे ना ये नॉर्मली, ठीक है। और तीसरा क्या है? मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर 1 ईयर। यहाँ पर आके थोड़ा सा मसला आ गया। बहरहाल ये कितने का जी? 3600। माना कि ये 10 के लिए, लेकिन फिलहाल आपको पता है हम 1 के लिए कर लेंगे, फिर बाद में एंड पे 10 कर लेंगे, ठीक है। अपग्रेड 500 और ये अवेलेबल। अब कोई बात नहीं, अपनी तरतीब पे रहें और अपना नशका पूरा करें। नशका एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं जी क्या है? ये ढूंढनी पड़ेगी। नहीं कैसे है, कैसे ऐसे कैसे होता है, आगे पढ़ा नहीं हमने। कहता है आरएल सेल सॉफ्टवेयर। अच्छा ये पढ़ रहे थे अभी हम तो, खैर चलो एक मसला सामने आ गया, आगे पढ़ो। आरएल सेल्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपॉन रिलीज टू ऑल इट्स कस्टमर्स। कुछ स्पेशलाइज्ड भी चीज नहीं है इसकी, ठीक है, वो रूल लगाते हैं। हाउएवर आरएल डज नॉट प्रोवाइड मेंटेनेंस सपोर्ट बट वेंट अगेंस्ट इस पॉलिसी, इनके लिए वो अलग से गए हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वाज सोल्ड टू सीएल एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4 मिलियन। ये हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस पड़ी। आगे तो उसने पेमेंट टर्म्स दी हुई हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल तो ये 4000 रुपए का एक प्रिंटर आपने इनको बेचा है, तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? 4, जिसके अंदर चलो छोड़ो। अच्छा अब मामला गड़बड़ हो चुका है। अब पहली ट्राई आपने क्या करनी है? पहली ट्राई आपने अभी नहीं करनी है, ये करनी है कि आपने इसको इधर लिखकर, क्योंकि ना तो आपको आगे क्या लिखा हो सर, आगे हो सकता है वो डाटा गिवन हो, आगे पढ़ लो, पहले आगे पढ़ लो। कहता है पेमेंट टर्म्स गिवन है। सीएल 30% यकम जनवरी को देगा, 50% जो है वो डिलीवरी के टाइम पे देगा, और उसके बाद रिमेनिंग 20% जो है वो फरवरी में देगा। ईयर एंड पे इतना काम हो गया है, न्यू वर्जन के वो काम चल रहा है। तो कहीं पे भी हमें कोई मार्केट असेसमेंट, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट का डाटा नहीं गिवन, कहीं पे हमें जो है वो कॉस्ट प्लस मार्जिन का भी डाटा नहीं गिवन। तो हम चले गए रेजिडुअल अप्रोच की तरफ। तो जब रेजिडुअल अप्रोच की तरफ गए तो ये नहीं लग सकती, माजरत, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं लग सकती, क्योंकि अगर ये लगाएं, किसी ने पर्चे में बच्चे ने लगाया भी होगा तो ये तो नेगेटिव होगा। कोई नेगेटिव तो नहीं ना होती, कोई ट्रांजैक्शन प्राइस नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये काम तो नहीं हो सकता, रेजिडुअल अप्रोच नहीं लग सकती। अब अगर रेजिडुअल अप्रोच नहीं लग सकती तो उसके अलावा 2 ही अप्रोचेज हैं। पहली है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, वो तो मार्केट असेसमेंट गिवन हो तो ही मिल सकती है, वो भी नहीं पता। दूसरी, हाँ, तो उसने ये कहा था कि ये कॉस्ट है और ये स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, तो अब क्या करें, मजबूरी है, हम इनको ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 350 कॉस्ट है सॉफ्टवेयर की, 500 क्या है इसकी यूनिट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। तो कितना प्रॉफिट है? कितना प्रॉफिट है बच्चों? हैं 150। तो 150 डिवाइडेड बाय, अच्छा आप कॉस्ट के साथ डिवाइड करेंगे तो मार्कअप आएगा, सेल के साथ डिवाइड करें, कोई एक कर लें, सेल के साथ कर लें, इंटू 100 करें, कितना आता है? 30% क्या है जी? मार्जिन। अच्छा अब एक काफ़ी है, वैसे दूसरे का भी यही है, चेक करना है तो कर लो। इन दोनों की कॉस्ट को ऐड करो, 25 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 100 इज इक्वल टू 70।
हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट सॉरी जी, प्रॉफिट लो ना, प्रॉफिट सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट वो 30% ही है जी। कितना? 1080, ठीक है। तो यही आंसर है, तो किसी एक को पकड़ लेना था, टाइम इतना नहीं है कि दोनों से करके देखें, आंसर तो सेम ही आना है। बहरहाल कोई एक आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर पता लग गया आपको कि आपका एक ही सेट पेट आपका मार्कअप है, बनी प्रॉफिट की परसेंटेज पक्की है। तो अब क्या करें, ना हमारे पास रेजुअल अप्रोच लग पा रही है, ना हमारे पास मार्केट असेसमेंट का एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट का डेटा है, तो हम क्या करें, मजबूरी में हम इन्हीं एग्जिस्टिंग मार्जिन्स को यूज़ कर लेते हैं और कॉस्ट प्लस मार्कअप अप्रोच इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहीं पे वर्किंग थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। मार्जिन फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट पकड़ लें और उसकी परसेंटेज को यूज़ करके उसको मेंटेनेंस पर ले जाएं। तो यहाँ पे इसको वर्किंग 1 कह लेते हैं और ये जनाब वर्किंग नंबर 2। तो जी क्या है जी, मार्जिन ऑफ, वो तो पेपर के ऊपर तो नहीं ना, मार्जिन ऑफ यहाँ पे आपने करके देना सॉफ्टवेयर अपडेट, कोई एक पकड़, मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट पकड़ लिया, ज़रा ईजी है, सामने नजर आया। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स कितना है जी, 150 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब 30% मार्जिन है। मार्जिन का मतलब पता है ना कि आपने 100 किसको लेना है, सेल को, और ये 30 तो 70। अब मेंटेनेंस की कॉस्ट हमें गिवन है सवाल में, मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आई है, कितनी आएगी, 210। तो ये 210 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। ये थोड़ा सा इसके अंदर कैच था और तो कुछ नहीं जी। टोटल 44 कर दें, 32 बैलेंसिंग निकाल दिया करें, 273। ठीक है, अच्छा जी, आप पेमेंट टर्म्स भी देख लें ज़रा, उस हिसाब से कैश की रिकॉर्डिंग भी चलनी है ना। मुझे तो मोबाइल मिला भाई, मोबाइल मिला भाई, अब्दुल वहीद, अल्लाह देख रहा है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, यकीन मान जी। नहीं बेटा, वो हम कोई कॉस्ट निकाल, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70 करते तो हम बल्कि नहीं, हम कॉस्ट पे हैं, डिवाइड बाय 100 करके सेल निकाल सकते हैं। तो हमने सेल वैल्यू ही तो निकालनी थी ना, मार्कअप मार्जिन भूल गए हो। कॉस्ट तो, ये कॉस्ट तो अवेलेबल है बेटा, यूनिट कॉस्ट तो अवेलेबल है, सेल पे जा रहे हैं ना, सेल अवेलेबल नहीं है कि कॉस्ट पे आए। वो अवेलेबल होती शायद कॉस्ट निकालती ना, क्योंकि उसने एंट्रीज तो उस तरह से मांगी नहीं थी। अच्छा जी, अब ज़रा इस पेमेंट टर्म्स को, कैसे कॉस्ट डायरेक्ट कैसे एलोकेट करोगे तुम, क्या मतलब कॉस्ट, हर एक की कॉस्ट ले लो फिर, तो यार वो सारा जो एक है, लेकिन हम तो अलग अलग ही कर लेंगे ना। ठीक है, सारी कॉस्ट ले लोगे तो ये 2 की कॉस्ट ले रहे हो आप, इसकी भी कॉस्ट डाल रहे हो आप, फिर आप सेल कर रहे हो, तो वही काम ही कर रहे हो, हमने भी तो वही किया। फ़र्क क्या है, मैंने इस अकेले को कह दिया है कि इतना मार्जिन लगाओ, आपने सारी कॉस्ट ऐड करके सारी सेल वही प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो 4000 किधर गया, ये जो 4000 है, ये 4000 आपकी स्टैंड अलोन प्राइस तो नहीं है ना, ये तो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो यहाँ पे आके फिर आप फंस जाओगे, या तो आपको आप उसने टोटल सेलिंग प्राइस दी होती कि इतनी होती है, फिर भी आप जा सकते थे, तो वो फिर आप गलत हो जाओगे। ये ट्रांजैक्शन प्राइस 44, आपकी स्टैंड अलोन प्राइस टोटल 4400 बन रही है, ट्रांजैक्शन प्राइस 4000 है, तो फिर 4000 के साथ तो गलत हो जाएगा, फिर तो डिस्काउंट ही गायब कर दोगे आप। बेटा आप ये कह रहे हो, हाले तो मैं उठिया ही सी, चलिया ही सी उधर, डर गए। अच्छा जी, अब ज़रा इसके ऊपर थोड़ी बात कर लें। ईच यूनिट इज सोल्ड एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस, यहाँ से ही पता लग रहा था कि ये 4000 नहीं ले सकते हम। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4, ये ट्रांजैक्शन प्राइस थी हमारी। अब ये पेमेंट टर्म ज़रा देख लें, एंट्रीज करने के लिए आसानी हो जाएगी। 1 जनवरी 22 को
कैश रिसीव होगा सेलर को 20%, 30%, 20% कब है? अच्छा आखिर में। और यकम जनवरी के बाद यकम मार्च 22 को कैश रिसीव होगा। फिर अभी तो वो देखते हैं बाद में कि हर एक ऑब्लिगेशन कब कब सेटिस्फाई होनी है। मैं तो फिलहाल कैश की ज़रा पेमेंट देख रहा हूँ ताकि एंट्री करते हुए मैं इन डेट्स पर कैश लिख सकूँ। बाकी कैश का आना जाना रेवेन्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। रेवेन्यू के लिए तो हमने देखना है ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। कैश रिसीव होगा कितना, उसके बाद साथ ही प्लस इस दिन क्या होना है, प्रिंटर क्या हो जाना है, डिलीवर। ठीक है, वो देख लेंगे। प्रिंटर क्या हो जाएगा, डिलीवर। मैंने ये प्रिंटर डिलीवर सिर्फ लिखा है, उसकी क्या वजह है? मेंटेनेंस सपोर्ट्स वो तो साथ साथ जाएंगी। और अपग्रेड वो मसला क्या है, वो हमने ज़रा तेज़ी में पढ़ा है, 1 by 1 पढ़ना भी है वैसे। RL सेल, ये RL डजंट प्रोवाइड कितने क्या लास्ट लाइन, एट ईयर एंड 80% वर्क हैज़ बीन कंप्लीट न्यू वर्जन विच विल बी एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन। अब हमारा साल 31 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, तो ये साल के बाद आगे जाके कंप्लीट होगा, फिर लॉन्च होगा, तो ये ऑब्लिगेशन तब जाके सेटिस्फाई होगी। खैर इसलिए आप और सर्विसेज जितनी दे ली उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। खैर चलें छोड़ें, और पेमेंट की टर्म्स बताएं। बाकी 31 अगस्त 2022 पर मेंटेनेंस आपने दे लेनी है 6 मंथ्स की, और कोई पेमेंट नहीं है। वो पेमेंट तो बाकी 20% अगले साल में है ना, उसने हमसे कहा इस साल की एंट्रीज कर दो। ये देखो रिमेनिंग विल बी पेड इन फरवरी 23। वो तो बहुत पुरानी, वो बहुत आगे की बात है। ठीक है, हमारा साल ख़त्म हो रहा है पहले। अब 1 by 1 एंट्रीज करते हैं, लेकिन ज़रा आप तफसील से तसल्ली से इसको एक बार पढ़ लें। ठीक है जी, हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस 4 मिलियन एक की है। ठीक है, एक की। अब 1 by 1 शुरू करते हैं काम। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर एक ऑब्लिगेशन है, फिर ये अपग्रेड है, फिर ये मेंटेनेंस है। नंबर 1, मैं अपना सफ़ा खोल लूँ ना, ओवर टाइम वाला। लड़ाई तो ये होनी है ना कि ओवर टाइम करें या एट अ पॉइंट इन टाइम। कौन सा सफ़ा था वो, मशहूर ज़माना आपका सफ़ा, रेवेन्यू रिकॉर्डेड ओवर टाइम वाला? वो तो आगे होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए 4। हो अच्छा जी, जा रहे हूँ ये। अच्छा, अब प्रिंटर की बात करें तो क्या प्रिंटर इधर से एंटिटी परफॉर्म करती जा रही है और उधर से कस्टमर उसको साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम करता जा रहा है? नहीं। नेक्स्ट, क्या ये हमारी प्रेमिसेस में बैठ के प्रिंटर बनाता है? क्या पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसी कोई बात लिखी है कि ये कोई स्पेशल नस्ल का प्रिंटर है जिससे बंदे निकलने प्रिंट हो के बंदा बीच में घुसे और प्रिंट होके बाहर आ जाए हैं? ऐसा कोई स्पेशल प्रिंटर है कि जिसका कोई और यूज़ नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिख दिया होगा किसी और को? देखो ना, ये एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट विद नो अल्टरनेटिव यूज में दो बातें थी, या तो ये है ही स्पेशल नेचर का, या ये नहीं भी है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये पहली बात अगर पूरी हो तो फिर दूसरी बात भी साथ होनी चाहिए। पहली बात स्पेशल नेचर का है, पहली बात कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, उसके अंदर दो चीजें थी, कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है अगर, तो फिर अगली बात क्या अधूरी पेमेंट का हक है? ऐसी कोई बात इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई नहीं। पढ़ लें जरा एक दफा तसल्ली से। RL sells the 3D printers hardware along with software, and as hardware cannot be used without, the 3D printer remains functional without software and maintenance support. RL sells software upgrade upon release to all of its customers. However, RL does not provide maintenance support but went against policy. ठीक है, each printer is sold at an overall discounted price as per payment terms। इतने 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 सारा पढ़ लिया और इतना काम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब कहीं पे ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है जिससे पता लगे कि कोई स्पेशल नेचर का भी है। तो इसका मतलब ये तीनों क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे, तो प्रिंटर का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा एट अ पॉइंट इन टाइम, और वो क्या है, डिलीवरी के वक्त, यानी कि ये यकम मार्च को। अब जो यकम जनवरी को पैसे आने हैं वो आपके ऊपर क्या है, वो लाइबिलिटी बन जाएगी सेलर पे, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, और जब यकम मार्च को मजीद कैश आएगा तो उस वक्त प्रिंटर्स भी डिलीवर होंगे, तो प्रिंटर्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। 1 by 1 चलते हैं। सबसे पहली चीज, यकम किस दिन कैश आया? पहला यकम जनवरी 2022 पर
जी कैश डेबिट। अब कैश कितना आया है ये तो देखो, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। ये क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस। इतने का हमने एक प्रिंटर बेचा है, लेकिन हमने एक नहीं बेचा भाई साहब, हमने भाईजान हमने एक नहीं बेचा, ठीक है। हमने कितने प्रिंटर बेचे? तो 4000 इंटू 10 इंटू 30%। अच्छा इसका आंसर निकाल लो, आगे भी यूज कर लेंगे। ये कितना बना? नहीं नहीं ये 40,000, इसको आगे यूज कर लेंगे ना। इसका कितने परसेंट जी? कितना? 12,000 रुपया कैश आज आ गया। ना प्रिंटर डिलीवर हुआ है, ना कोई और काम हुआ है, ना ही कोई अनकंडीशनल राइट। अब कितनी बातें ज्यादा सारी पढ़ ली हैं हमने, हर चीज ही हमें समझ आ रही होती है, ठीक है ना। कोई अनकंडीशनल राइट इस दिन, हाँ, लेकिन जो कैश आ गया है तो कैश की एंट्री करेंगे, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 12,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब अगला इवेंट क्या हुआ? अभी मेंटेनेंस को ईयर एंड पे एक ही बार सर्विसेज दे रहे हैं ना, ये प्रिंटर के डिलीवर होते ही देने लग जाएंगे सर्विसेज, वो कर लेंगे एंड पे। अभी फिलहाल बात करें तो प्रिंटर डिलीवर हो रहा है, मजीद कैश रिसीव हो रहा है, लेकिन अभी अपग्रेड का कोई चक्कर नहीं है। अपग्रेड तो अगले साल जाके वो कंप्लीट होगा नया वर्जन, और फिर हम जाके वो मतलब अपग्रेड के बाद कस्टमर्स को देंगे। अब 1 मार्च को आपने कैश रिसीव करना है 50%, और साथ ही आपने प्रिंटर्स डिलीवर करने हैं तो उनका रेवेन्यू बुक करना है। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, बड़े सुकून से, इत्मीनान से। किस दिन जी? 1 मार्च 2022 पर। सबसे पहले आप बताएं कैश कितना आया? 40,000 निकाल चुके हैं हम। इसका कितना? ये 20,000 आपने पे कर दिया। उसके बाद इसी दिन आपने तो रेवेन्यू ऑफ प्रिंटर्स आप रिकॉर्ड कर लो। ये देखो 32, लेकिन मसला क्या है? ये 32 मैं अब नहीं, वो तो पूरा करेंगे, लेकिन मैं जरा नाम भी लिखना चाह रहा हूं। लेकिन ये एक प्रिंटर का है ना, मैं ये कह रहा हूं 3273 एक प्रिंटर का रेवेन्यू हुआ। हमने तो 10 के 10 डिलीवर कर दिए। उसने ऐसी तो कोई बात नहीं कि कोई हमने 2 किए, 4 किए, 6 किए, ठीक है जी। 32। अब एंट्री इतनी कर ली, पक्की पक्की, ये पक्की पक्की बात है। कैश आया है और प्रिंटर्स डिलीवर हो गए। अब अगला काम क्या करें? ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या थी? लायबिलिटी टू डिलीवर, लायबिलिटी और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल क्या करो, फिलहाल देखो ना, इस इधर हमने 32 रुपए की चीजें दी हैं, लेकिन अभी सिर्फ रिसीव कितना किया है? अच्छा, अब इसको रिवर्स करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिवर्स करो। कितना? 12,000। कहां से आया 1 2 3 से? सोचे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जितनी रिकॉर्ड हुई पड़ी है उतनी ही रिवर्स हो सकती है। अब आपने कैश कितना रिसीव किया आज? कैश कितना रिसीव किया आज? 20,000। और चीजें कितने रुपए की दी? 32,700 समथिंग की। अब पहले कितने पैसे आ चुके थे? अब मतलब आपने 32,700 की चीजें भेज दी, और समझें आपके पास अभी 32 आए तो बाकी भी आ जाएंगे, बाकी भी आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में जो पड़ा है वही करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चले। रिसीवेबल, कोई कंडीशन नहीं लगी। रिसीवेबल, ये बैलेंसिंग फिगर रख लो। कितना जी? 730। तसल्ली से देखो। स्टेप 1 कैश आया, स्टेप 2 प्रिंटर गए, स्टेप 3 लायबिलिटी को रिवर्स किया। स्टिल मामला देखो ना, मामला देखो, 32 की चीजें आपने डिलीवर की, 20 आया है, 12 पहले आ गया था, तो बाकी 700 भी आ ही जाएगा यार। अभी बाकी पैसे आने तो हैं, तो वो रिसीवेबल बन गया, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे आपने रिसीवेबल बुक कर। तसल्ली से मैं तो कहता हूं डेट्स को देखो, खुद एंट्री करो, नकल ना करो। अच्छा, अब प्रिंटर डिलीवर हो गए, मजीद तो अब पैसे कोई नहीं आने इस साल में, बकाया पैसे अगले साल आने, तो रिसीवेबल उसी साल में जाकर फिर रिसीव होगा बाकियों के साथ। लेकिन आपने ये प्रिंटर किस दिन डिलीवर किए हैं?
अच्छा अब देखो, यकम जनवरी पे ना शुरू कर देना मेंटेनेंस। अभी प्रिंटर दिए नहीं और मेंटेनेंस पहले आपने देनी शुरू कर दी है। इसको नहीं कुछ कहना। आपने डिलीवर किस दिन किए? यहाँ पे कहीं ये यकम मार्च को, ठीक है, डिलीवरी हो गई। और ईयर एंड क्या है? तो यकम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने, 5 महीने, फिर गिन ले, फिर गिन तसल्ली से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 6 मंथ्स। तो ये 6 मंथ्स जो हैं, क्या डेट है जी? 31 अगस्त 2022। इस पे आपने इधर देखो, रेवेन्यू किसका? मेंटेनेंस का, ये बुक करना है आपने। अच्छा अब इधर देखना जरा, रेवेन्यू टोटल है कितना मेंटेनेंस का? लेकिन ये तो एक प्रिंटर का है, पहली बात। इसको 10 प्रिंटर्स पे लाओ, 30, और फिर इसको करो 6/12 जी, 11 कोई फैसला कर लो, 1365। अब क्या करें? कैश आया है? नहीं। कोई लायबिलिटी पड़ी है इसको उल्टाना है? तो बस सर्विस दे दी है, ये भी रिसीवेबल है, इंशाल्लाह ये भी रिसीव हो जाएगा जब आखिरी पेमेंट आएगी। तो रिसीवेबल बैलेंसिंग, ठीक है, कितना? वो भी देख लेते हैं अब। तो प्रिंटर का रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम, और सर्विसेज चूंकि मेंटेनेंस सर्विसेज तीसरे नंबर पे, मेंटेनेंस सर्विस तीसरे नंबर वाली जो है, चूंकि इधर एंटिटी परफॉर्म करती जा रही है और कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा है, तो क्राइटेरिया ए मीट कर गया, तो रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है। तो हमने, और कोई बेसिस नहीं थी, हमने उसको टाइम बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। ठीक हो गया। अब बचती है तीसरी चीज। वो तीसरी चीज क्या है? वो है अपग्रेड। ये अपग्रेड क्या साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम करेगा कस्टमर? नहीं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं RL sells software upgrade upon release to all of its customers। तो ये सेल करेंगे सॉफ्टवेयर अपॉन रिलीज, एक बात। दूसरी बात, एट ईयर एंड 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये तो कंप्लीट हुआ नहीं। अब वो कब डिलीवर करते हैं? अपॉन रिलीज। और रिलीज कब होगा? अगले साल। अब एक बात तो ये हो गई कि अभी ये कंप्लीट नहीं है। अब अगली बात आती है, जितना काम हो गया है उतने की रेवेन्यू को बुक कर लें ओवर टाइम करके, या इसको बुक नहीं कर सकते? नहीं, हम तो वापस जाएंगे। क्या ये अपग्रेड साइमल्टेनियस बनती जा रही है और आपको आती जा रही है? नहीं। साइमल्टेनियस रिसीव और कंज्यूम नहीं हो। क्या वो साइंसदान उन्हें आपके घर बिठाए हुए हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या ये कोई स्पेशलाइज्ड अपग्रेड है, सिर्फ आपके लिए है? सबके लिए, ऑल कस्टमर्स के लिए है। इसका मतलब ये तीनों क्राइटेरिया मीट नहीं करते, तो इसका 1 रुपए का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अब वैसे मेरे ख्याल में तो, कहाँ गया सवाल? आप ज़बरदस्ती एंट्री करना चाहें तो मैं कर देता हूं, लेकिन उससे प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज फॉर इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। कहीं पर परपेचुअल का जिक्र ना हो तो ICAP एंट्रीज नहीं करता। सवाल में परपेचुअल लिख दे तो एंट्रीज करता है, लेकिन ना हो तो नहीं करता। बहरहाल अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहें कॉस्ट की एंट्रीज, तो फिर एक नहीं कई एंट्रीज हैं, फिर एक नहीं कई एंट्रीज हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने रेवेन्यू ऑफ प्रिंटर बुक किया, तो यहाँ पर आपने 2 एंट्रीज करनी है। फिर 2 एंट्रीज करनी है। आपको याद नहीं आ रहा शायद, एक एंट्री रेवेन्यू की होती थी, दूसरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की होती थी। ये रेवेन्यू की हो चुकी है। आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की एंट्री कराएं, और जो उससे पहले होती थी वो करवाएं। तो फिर 2 एंट्रीज होंगी इधर भी, 2 एंट्रीज होंगी इधर भी, और फिर आप इस 80% की भी एंट्री कर लें। कॉस्ट की एंट्रीज करनी है तो फिर सारी करें, फिर बाकी क्यों नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल, जब तक मेरा ख्याल है परपेचुअल का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करे। वैसे मैंने आपको यही कहा था कॉस्ट गिवन हो तो एंट्रीज कर दिया करें, ठीक है। लेकिन ICAP परपेचुअल, वो तो ज़ाहिर है सीखने का टाइम था, याद भी तो करानी, चीज़ें सीखनी भी थी, अब सीख चुके हम। परपेचुअल का लफ्ज़ लिख दें तो फिर कॉस्ट की एंट्रीज, और अगर ईजी लग रहा हो, कोई मसला ना हो, तो आप कर दें।
तो फिलहाल तो क्लास में है, मैं करवा देता हूं आपको। अब सबसे पहले आपने रेवेन्यू बुक किया प्रिंटर्स का, तो प्रिंटर्स की कॉस्ट कितनी थी, ये टोटल कटी 25, ये 2520 की कॉस्ट है। तो ये 2520 की कॉस्ट जो है, इसकी एंट्री आप करोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और ये कितने से करोगे, 2520 इंटू कितना, ठीक है। लेकिन एक मसला ये भी तो है कि आपको ये इन्वेंट्री पहले भरनी भी तो पड़ेगी, ठीक है। तो ये एंट्री भरने की, एंट्री क्या, इन्वेंट्री भरने की, इन्वेंट्री डेबिट कैश, जो खर्चे वर्चे करके आपने बनाया होगा। तो 25,200, ये तो पूरे का पूरा हो गया, तो 25,200। उसके बाद आपने मेंटेनेंस का रेवेन्यू बुक किया, तो मेंटेनेंस का रेवेन्यू बुक किया तो मेंटेनेंस की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बुक करें। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब टिल डेट कितनी इन्वेंट्री की कॉस्ट लग चुकी है, अभी बिका तो कुछ भी नहीं ना, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या जा चुका है, वो कहता है जी कि सॉफ्टवेयर नहीं, अच्छा ये तो मेंटेनेंस सपोर्ट चल रही है, ओके ओके ओके। हाँ, अब इसके अंदर हमने टाइम बेसिस करना है, तो 210 तो टोटल कॉस्ट है। अब इस 210 में से कितनी कॉस्ट है, मेरा ख्याल है इसको तो हम कर सकते हैं, लेकिन कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी थी टिल डेट वो उसने नहीं बताई है। पहली एंट्री नहीं हो सकती, दूसरी कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इस 210 को कर लेंगे 6/12, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट जी कितनी कॉस्ट है जी, 210 इंटू 10 कितना, 10, पहले टोटल कर दो यार, आपको क्या 21, ये 2100 की टोटल कॉस्ट है, लेकिन हमने रेवेन्यू कितना बुक किया है, तो फिर कॉस्ट भी कितनी बुक करें जी, 10। लेकिन एक मसला ये है कि ये जो एंट्री करते हैं ना, इससे पहले आप इन्वेंट्री डेबिट, जरूरी तो नहीं है, मैंने आपको कहा था जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंट्रीज बराबर होंगी। आपने मेंटेनेंस सर्विसेज दी हैं, हो सकता है आपने मेंटेनेंस में यूज होने वाले स्पेयर पार्ट सारे पहले मंगवा लिए हों, तो वो तो इन्वेंट्री में पड़े होंगे, इस्तेमाल तो सिर्फ अभी थोड़े से हुए होंगे, बाकी होने होंगे। इसलिए ये एंट्री डाटा ना होने की वजह से मैं नहीं कर सकता, होता तो ये एंट्री भी हो जानी थी, ठीक है। तो मुसीबत में पढ़ना है तो पढ़ दो, कोई मसला नहीं है। और फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड को आप कर लो, इसकी तो 3 एंट्रीज, अब उधर ही जगह नहीं बची है, इसकी 3 एंट्रीज जी। सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी है, 350, और वो कह रहा है कितने गया, 80% वर्क कंप्लीट हो गया है। तो 350 का 80% वर्क इन प्रोसेस में रख दो आप, यहां जगह नहीं है, यहां कर दो इसकी एंट्री। सॉफ्टवेयर, मैं सारे सवालों के जवाब देता हूं, एक बार मुझे लिख लेने दो, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट जी। कितनी कॉस्ट है टोटल, ये तो 1 पर है, 10 की कितनी बनी, ये 3500 का कितने % कॉस्ट इनकर हो चुकी, 228। अब इधर देखो, ये इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस है, क्योंकि इसका 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं बुक हुआ, कहीं नजर आ रहा है रेवेन्यू, जब रेवेन्यू नहीं बुक हुआ तो इसकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की एंट्री होनी ही नहीं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं कर सकते हम, क्योंकि तो कॉस्ट की एंट्रीज करनी है तो फिर सारी करो, वैसे इसकी आप करने का कह रहे थे सिर्फ, तो मैं तो कहता हूं फिर अगर इसकी करनी है तो फिर इसकी भी करो, ये करनी है तो इससे पिछली एंट्री भी करो, इसकी भी करो, ये करनी है तो चलो ये ना करो, कोई डाटा कोई नहीं था तो छोड़ भी सकते हो, फिर करने पे आओ तो ऐसे करो। मेरे ख्याल में जब तक परपेचुअल ना कहे आप ना एंट्रीज की तरफ जाना कॉस्ट की, ठीक है जी। जी आप बोलें भाई। हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कब करनी है, जब हमें कैश रिसीव हो जाए, हमने सर्विसेज डिलीवर ना की।
या हमें कॉन्ट्रैक्ट में हमसे लिखवा लिया जाए कि हमारा अनकंडीशनल राइट आज इस्टेब्लिश हो गया और हमने कुछ भी नहीं अभी डिलीवर किया। अब मसला यह है कि कैश तो आया था, फिर भी आया था, लेकिन ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर दी, ये कैश और वो कैश भी एडजस्ट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है अभी 20% के 30% जो कह रहे थे आप, वो अभी आना है, वो अगले साल आना है। तो इसलिए इसकी कोई लाइबिलिटी, इस बार कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स तो है, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी किस बात की करेंगे? वो बात है कि आज आप नो कैश नो डिलीवरी, तब है मसला जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश होगा। अभी क्या कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस कैश आ गया होता, ज़्यादा होता तो अभी भी लाइबिलिटी में पड़ा होता, लेकिन कैश इत्तेफाक से कम आया। करेंगे इंशाल्लाह, ये भी करेंगे। जब करेंगे उस वक्त क्या एंट्री होगी जी? जब 28 फरवरी जो भी आएगा उस वक्त कैश आएगा ज़्यादा, रिसीवर इतना नहीं पड़ा होगा, और साथ ही आप अपग्रेड कर देंगे उनको डिलीवर, तो उसका रेवेन्यू बुक करेंगे तो रिसीवेबल पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है? कैश जो आपने ले लिया, 12,000 कैश लेकर आपने डिलीवर करनी है माशाल्लाह से, एक मिनट, माशाल्लाह से डिलीवर करनी है आपने, बताओ ज़रा। ओहो 10 थी, कितना? अब 40,000 रुपये की चीज़ें आपने देनी हैं। किधर के सवाल जी? अब आपने इसमें से सिर्फ 12,000 रिसीव किए, आपकी लायबिलिटी है, आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, कोई मसला इसमें? अब आपने डिलीवर कर दी 32,000 की चीज़ें, तो वो लायबिलिटी ख़त्म, क्या करें अब उसका, वो ख़त्म हो गई, और मजीद कैश जो आया था वो भी कम पड़ गया। उल्टा इसमें हमने हो जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, हमने जितनी रिसीवेबल अभी पड़ा भी तो है उससे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आना है, तो हमने जो चीज़ें डिलीवर की वो ज़्यादा की कर दी, पैसे अभी पहले और आज कम आए, तो ये रिसीवेबल बन गया। अब लायबिलिटी किसकी बुक करूँ मैं? सॉफ्टवेयर अपग्रेड बिल्कुल हमने करना है डिलीवर, जब बनेगा तो कर देंगे, जब करेंगे तो उसका रेवेन्यू बुक करेंगे। उसका रेवेन्यू तो तब लायबिलिटी पहले बुक करें जब उसका कैश हमने रिसीव कर लिया हो। पहले हम कैश तो सारा रिसीव ही नहीं कर रहे, उल्टा हमने जितना काम कर दिया उसका कैश अभी थोड़ा सा रह गया जो रिसीव होना है, तो किस लिए लायबिलिटी बुक करें? ठीक है, लायबिलिटी पहले सिर्फ तब बुक हो सकती है जब आपने कैश एडवांस में लिया है, तो वो सारा खत्म भी तो हो गया कि नहीं, इन तीनों चीज़ों के लिए नहीं है, बस ठीक है, ख़त्म हो गया। अब ये कैसे कर सकते हैं हम? उसकी एलोकेशन करना शुरू कर देंगे। हमें 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने उसमें से 32,000 की चीज़ें दे दी हैं, तो आप कह रहे हो नहीं इसमें से 12,000 सिर्फ इसको प्रोपोर्शनेट करें, ऐसी कोई बात नहीं स्टैंडर्ड ने लिखी हुई। सबसे पहला काम क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ख़त्म करें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ख़त्म होगी, कैश भी आ गया, हो सकता है ये ज़्यादा होता कैश, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ख़त्म पहले करनी है, फिर कैश लिखना है, हो सकता है फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी निकल आती है आपकी। ऐसा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट की उसने सेटिंग ऐसी रखी हुई है, क्या कर सकते हैं जी? देखें देखें देखें, वहीं पे रखें सवाल, ले आए। ये 16वां इसके पीछे छुपा हुआ है, वो भी हो गया, 15वां आई थिंक। ये ए पार्ट रहता है, ये इंशाल्लाह कल मंडे को शायद करवाऊंगी, है तो इतना मुश्किल नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। आए जी 12 करें, पेज नंबर 518, एक्साइटमेंट लिमिटेड, पेज नंबर 518 पर पास पेपर 12 है, एक्साइटमेंट लिमिटेड। देखें अब हम पास पेपर खेलने लग गए। स्टैंडर्ड भी तो बड़ा सारा था, आपने मेरे ख्याल में कहा था कि सीनियर्स कहते हैं ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, हालांकि बड़ा कहाँ था, 2-4 दिन में तो हो गया हैं। तो क्या हुआ, आपको क्या कोई एक्स्ट्रा करना पड़ा? आपको कोई मेहनत करनी पड़ी, सिर्फ क्लास में बैठने की हिम्मत करनी पड़ी है यार। अब सारा कुछ तो कर रहा हूँ मैं आपके लिए, जो मैं कह मेरे लायक और कुछ पर्चा मैं नहीं दे सकता आपकी जगह। अच्छा जी, ऑन 1 नवंबर 21, एक्साइटमेंट लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइड लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 100 यूनिट्स ऑफ अ स्पेशलाइज्ड मशीन। ओ माय गॉड, स्पेशलाइज्ड मशीन।
अल्लाह खैर कर सी, एट अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 300 मिलियन द मशीन्स, अच्छा मशीन है 100 यूनिट्स हैं उसके, अच्छा यानी कि काफ़ी सारी मशीनें हैं, तो 100 यूनिट्स ऑफ 100 मशीनें बनानी हैं। द मशीन्स विल बी डिलीवर्ड इन 20 यूनिट्स की लाटें, यानी हर दफ़ा 20, तो 5 डिलीवरीज होंगी। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो 1 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो पहली डिलीवरी होगी 31 जनवरी 2022, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 अप्रैल 22, मई, जून, जुलाई 31 जुलाई 22, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31 अक्टूबर 22, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 31 जनवरी, और ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए। हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा ईयर एंड क्या है, पता नहीं, कहीं लिखा नहीं हुआ, चलो देखते हैं आगे कहीं आ जाए। तो अब ये जनाब हर क्वार्टर के एंड पर आपको, यानी कि ये डिलीवरीज होनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे रोक दे हमें, ठीक है, वो तो देख लेते हैं। ओके, PL has paid, PL customer has paid 10% non-refundable consideration in advance, while remaining consideration will be paid in 5 equal installments only after delivery of each lot and not before. Only after delivery of each lot and not before. अच्छा जी, अच्छा अल्लाह खैर करेगा, पता नहीं अब क्या बनता है, आगे बढ़ें। द सेल्स टीम ऑफ EL वर्कड हार्ड एंड स्पेंड 1600 आवर्स कॉस्टिंग, तो ये क्या है जी, सेल्स टीम ने बड़ी मेहनत की है और प्रिपेयरिंग प्रपोजल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टीम वाज आल्सो रिवॉर्डेड विद अ बोनस ऑफ 6, हाँ जी बड़ी मेहनत की है उन्होंने, लेकिन ये तो क्या होता है एक्सपेंस, और ये जो हमने उनको पे कर दिया ये क्या करेंगे, अप टू द ईयर एंड 31, अच्छा ईयर एंड आ गया जी, शुक्र है, अप टू द ईयर 31 दिसंबर 21, ले अभी कहानी आगे है, हम इधर खड़े हैं, इधर इधर, ये तो उसके बाद की कहानी थी सारी। ओहो, इतनी मुश्किल सोच रहे थे और एकदम से आसानियां सी महसूस हो रही हैं, मुझे लग रहा है। चल देखते हैं, अप टू ईयर 31 दिसंबर 21 EL हैड मैन्युफैक्चर्ड 15 यूनिट्स ऑफ मशीन टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 जनवरी, यानी पहली जो 20 की लॉट जानी थी उन 20 में से 15 बन चुकी। अब मसला वहीं पे लेके आया है, यानी कि वो 3 लाइनें भी बड़ी जालिम लाइनें, 3 पॉइंट्स क्राइटेरिया बड़ी जालिम है, हर जगह घुसे हुए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफर्टेबल। अब क्वेश्चन ये राइज होगा, काम है, क्वेश्चन ये राइज होगा कि ये जो 15 मशीनें बन चुकी हैं, क्या इनका रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करें? भाई डिलीवरी तो नहीं हुई, डिलीवरी तो अगले महीने होनी है, लेकिन जो आप के प्रेमिसेस के ऊपर घर बन रहा होता था उसकी भी तो डिलीवरी आपको कंप्लीशन पे ही मिलनी है, तो रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड हो सकता है इसका। अब पता नहीं ओवर टाइम होगा या एट अ पॉइंट इन टाइम होगा, ये अब्दुल्ला सफदर अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मैं आज इतनी ब्रेकें दे के चल रहा हूँ, अभी तो कोई बोर ना हो प्लीज़, फ्रेश बैठें, ब्रेकें लगा के जा रहे हैं, लगा ब्रेक 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 जी। अच्छा, आई एम लोकल ट्रांसपोर्ट जी। अच्छा जी, अब आगे ना CFO साहब ने कुछ बातें की हैं, मैं कहता हूँ उसको छोड़ें, ज़रा करते हैं उसको डिस्कस, लेकिन फ़िलहाल हम ये देख लें कि हमें करना क्या चाहिए असल में। हम पहले अपना कॉन्सेप्ट तो पूरा लगा लें, ठीक है। अब मुझे बताएं 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2021 को क्या एंट्री पास करेंगे आप? कैश तो आया है ना, कैश डेबिट, और कुछ भी नहीं किया आपने तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अब कितनी मशीनों का है ये? 300 नहीं, 300 का टोटल है, ठीक है, 300 टोटल है, 100 मशीनें हैं और 300 टोटल है, तो एक एक की जरूरत नहीं है, बस 300 मिलियन इंटू जी कितना, 30 मिलियन रुपीस आपने आज रिसीव कर लिए, ये आप पर लायबिलिटी बन गई आज। उसके बाद ये 4 मिलियन एक्सपेंस है और ये 6 मिलियन इन्वेंट्री जिसको आप बनाते हैं वो है, ठीक है।
तो 4 मिलियन का एक्सपेंस किस दिन, इसी दिन ना, ऊपर डेट वही चलने दें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पता नहीं एंट्रीज करनी है नहीं करनी, क्या करना, मैं रिक्वायरमेंट भी नहीं पढ़ाई, मैं तो सिर्फ आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि होना क्या चाहिए, ठीक है ना। फिर देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये 4, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरी एंट्री, जी हाँ, ये 6 मिलियन को एसेट बनाते हैं, तो हमने उसका नाम रखा हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, और जब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड होने लग जाएगा, इसको भी हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में डालने लग जाएंगे। फिलहाल रख लें इसको, फिलहाल रख लें, क्योंकि साल तो हमारा साल तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो जा ही रहा है यहाँ से शुरू होकर ओ यहाँ तक। तो जैसे जैसे रेवेन्यू बुक होगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बुक करेंगे। तो फिलहाल इस 6 को इन्वेंट्री में रखें, और ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें वैसे वैसे ही आप इस इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डाल दें, ठीक है। तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 6 मिलियन। क्या है? अच्छा, सेल्स टीम वर्कड हार्ड एंड स्पेंड 1600 इन प्रिपेयरिंग बिड, 1600 hours costing 4 million in preparing proposal. Team was also rewarded with a bonus of 6 upon obtaining the, तो obtaining the contract 6 है, और वो फिजिबिलिटी के लिए 4 है। अच्छा जी, अब अगली बात, ईयर एंड आ गया जी, जगह यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ईयर एंड आ गया जी, ईयर एंड। तो ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 पर कितना रेवेन्यू बुक कर लें, ताकि उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बुक करें। एक लफ्ज़ आया था स्पेशलाइज्ड मशीन, तो अब हमने इसको पकड़ लिया, किधर गया, इसको पकड़ के अब पिटाई करनी शुरू करते हैं। सबसे पहला मामला, पहला क्राइटेरिया, क्या मशीनें साइमल्टेनियस, क्या मशीनें डिलीवर करता जा रहा है वो, या बनाता जा रहा है साइमल्टेनियसली, कस्टमर रिसीवर कंज्यूम कर रहा है? क्या हमारी प्रेमिसेस में बैठ के बना रहा है कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है? नहीं। क्या एसेट स्पेशलाइज नेचर का है? लेकिन इसमें एक और शर्त भी है, जब ये क्राइटेरिया मीट हो जाए, स्पेशलाइज एसेट इज, मतलब यूँ बोलना चाहिए, एसेट इज ऑफ नो यूज ऑफ एंटिटी। हाँ, उसके 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो स्पेशलाइज नेचर का हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट की रिस्ट्रिक्शन हो। तो बहरहाल स्पेशलाइज नेचर का होने की वजह से एसेट का अब सेलर का के पास कोई और अल्टरनेटिव यूज नहीं है, ठीक है। तो कोई अल्टरनेटिव यूज इसका नहीं है, ये फारिग है इसके लिए, तो इस कैटेगरी में फॉल तो कर गया। लेकिन जैसे ही कुछ चीज़ इस कैटेगरी में आती है, दूसरी शर्त भी एक्टिवेट हो जाती है। पहली शर्त क्या है कि ये स्पेशलाइज नेचर का है, और दूसरी शर्त, और अधूरे काम की भी पेमेंट का अप टू डेट, अगर कस्टमर, इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स, पहली बात है कस्टमर के पास राइट टू टर्मिनेट है ही नहीं, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है राइट टू टर्मिनेट, और अगर टर्मिनेट करे, अगर टर्मिनेट कहीं लिखा होगा तो हाँ, तो एंटिटी हैज एन एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू, इसको मैं यूं लिख दूं, अधूरी पेमेंट। अधूरी पेमेंट क्या मतलब? अभी पूरा काम नहीं हुआ, 15 यूनिट बने हुए हैं, आज फोन कर दे, आज फोन कर दे कस्टमर के जी वो मुझे नहीं चाहिए मशीनें, तो जो 15 मशीनें बन चुकी हैं उसकी कॉस्ट रिकवर कर सके सेलर कस्टमर से, प्रॉफिट ऐड कर ले थोड़ा सा, कम से कम उसकी इतनी भी ज़्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन कॉस्ट तो रिकवर कर सके और कुछ सीजन प्रॉफिट भी ले सके। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई कि ये मशीन तो स्पेशलाइज है। अब दूसरी बात ढूंढने निकलो कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर, सेलर हैज़ राइट टू पेमेंट टिल डेट। तो हम यहाँ पर आए और हमने सवाल में ढूंढना शुरू किया, मशीन स्पेशलाइज नेचर की है, अच्छा जी ये है, 10% एडवांस आएगा, रिमेनिंग कंसीडरेशन विल बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच लॉट। पूरी लॉट कंप्लीट होगी तो उसकी डिलीवरी होगी तो उसके पैसे मिलेंगे, एंड नॉट बिफोर। इसने आके हमें मरवा दिया, इसने आके हमें, तो हम पता नहीं अब डिस्कस वाला ये क्या है, लेकिन मैं इधर बात करूं तो हम कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले 2 क्राइटेरिया तो मीट कर नहीं रहे थे। स्पेशलाइज नेचर की तो थी, लेकिन इसमें 2 क्राइटेरिया हैं, स्पेशलाइज नेचर की है, लेकिन साथ सेलर को राइट टू पेमेंट होना चाहिए टिल डेट जो काम हुआ पड़ा। लेकिन वो कह रहा है कि भाईजान आपको पैसे सिर्फ तब मिलेंगे जब आप पूरी लॉट कंप्लीट करके हमें भेजेंगे।
तो इसका मतलब दूसरी शर्त पूरी नहीं हो सकती, तो अब सेलर को इंतज़ार करना पड़ेगा जब लॉट पूरी हो, डिलीवर हो, तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। ओवर टाइम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब जब रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपकी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री नज़र आएगी। 31 दिसंबर 21 पर आपकी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री में 15 यूनिट्स की जो कॉस्ट अब तक लग चुकी है, ठीक है, वो मैं अब पता नहीं उसकी कितनी कॉस्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 यूनिट्स कॉस्ट इज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट में नज़र आएगी, जो कि डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई एंट्री नहीं होगी जी रेवेन्यू की, इसीलिए कोई एंट्री नहीं होगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की। ये इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ चुकी थी, मतलब इन्वेंट्री में ये 6 पड़ा हुआ है और 15 जो बन चुके हैं अभी तक, उनकी कॉस्ट भी यहाँ पर डेबिट होती रही होगी। ना तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही इस इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फेंक सकते हैं, ये अभी रहेगी। 31 जनवरी को जब 20 की लॉट जाएगी तो इसकी जितनी कॉस्ट कटी हुई पड़ी होगी वो भी हम फेंक देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये आप कहेंगे जी वो 6 वाला तो अलग अलग सारे पीरियड पे जाए और ये पहले के साथ ही ना चला जाए। कोई बात नहीं, आप उसको अलग रख लें। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप 6 को अलग रखें, इस कॉस्ट सारी को एक्सपेंस आउट कर दें और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता करिए। मेरे ख्याल में तो पहले के साथ भी चला जाए तो मसला कोई नहीं है इतना, खैर है, कोई बात नहीं। साल हाँ थोड़ा आगे भी निकल रहा है, ठीक है, बांट लें। खैर चलें, पता नहीं है रिक्वायरमेंट क्या है, अभी तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, यहाँ तक कोई मसला। रिक्वायरमेंट है एनालाइज द ट्रीटमेंट्स सजेस्टेड बाय CFO। अच्छा, कुछ मशवराजात थे, पढ़ें जी। EL's CFO a चार्टर्ड अकाउंटेंट है सजेस्टेड, पुराना होगा ना, चार्ट सीनियर होगा तो कुछ उसने CPD उसने करनी होती है ना, तो ये IFRS 15 ज़रा नया आया है तो बड़ा मसला इसने स्टार्ट के अंदर डाल रखा है सारी आवाम को। ठीक है, EL CFO a chartered accountant has suggested that revenue of 15 units should be recorded in 21 as machine are of specialized nature and have no alternative use। अल्लाह के बंदे, आधी बात तूने पढ़ी बाकी याद नहीं। हम तो 6-6 घंटे भाई कह रहा था पढ़ के तो सीखे रेवेन्यू, तुमने ऐसे एक वर्कशॉप के अंदर ये बात ही याद रखी, हमारी तरफ पढ़ते ना। बात समझ आई है क्या कि उसने ये वाली बात तो पढ़ ली कि एसिड इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड इज ऑफ नो यूज टू एंटिटी, लेकिन अगली बात भी तो थी, एन एंटिटी हैज एन एनफोर्सेबल राइट फॉर पेमेंट कंप्लीटेड टिल डेट की पेमेंट भी उसके पास एनफोर्सेबल राइट हो, जबकि यहाँ पर नहीं था। तो भाई माजरत ये सही नहीं है। ठीक है, हम पे ये लिखेंगे ना कि हम तीसरा क्राइटेरिया लिखेंगे अपना, हम तो तीसरे क्राइटेरिया के अंदर लिखेंगे कि द मशीन्स आर ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड दे हैव ऑफ नो अल्टरनेटिव यूज फॉर द एंटिटी, बट द contract specifies that remaining consideration will be paid only after delivery of each lot and not before, which means that the seller has no right for consideration for performance completed till date. Therefore, the third criteria of the criteria, you likhna third criteria, you likhna, therefore the criteria for recording revenue over time is not met, and the revenue of 15 machines shall be recorded at the time of delivery, that is on 31 January. And the treatment suggested by EL is CFO is not correct. Wrong अच्छा नहीं लगता, not correct है। Be polite। अच्छा, अगली बात कहते हैं शेख फर्दर। अच्छा, भी रुका नहीं वो, ये पहली बात आपने कर दी। फर्दर द सेल्स टीम कॉस्ट ऑफ 10 million should be taken to statement of profit loss as it has been fully recovered through। यार हद हो गई। पहली बात तो यह है कि इसमें से 4 और 6 का ट्रीटमेंट अलग था। दूसरी बात, इसके बारे में यह असूल होता था कि ये रिकवर हो जाए तो स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, ये तो मशीनों के अंदर जो है वो मशीनों के पैसे आ रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली लिखो, तो अजीब ही बात की है। तो हम फिर इसको ये बात करेंगे कि द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय CFO in respect of sales team cost is incorrect. Rupees 4 million shall be taken to profit and loss as
it is not an incremental cost, and there is not a specified clause that these are reimbursed from the customer. However, rupees 6 million of the किथे गया ना दा ये rupees 6 million of bonus rewarded to sales team upon obtaining contract shall be treated as and shall be capitalized as an asset, ठीक है, and as it is incremental cost and it shall be amortized over the contract life, ठीक है। किसी हद तक हमारा कंट्रोल है नहीं इस पे, यानी 100 यूनिट्स के बाद तो पेमेंट नहीं ना हो रही, 20 यूनिट्स की लॉट के बाद तो 20 के रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे चांद, 20 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे हम, फिर 21वें का वेट नहीं करेंगे, 20 का रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि आप ये बात करो कि जी सर 100 के बाद करेंगे, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ कि 100 यूनिट्स के एंड तक इंतजार करो ना, ठीक है, 20, क्योंकि उसने लिख दिया ना बीच में कि हर लॉट मुझे दोगे तो उसके पैसे मिलेंगे, ले लेंगे और फिर उसका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे, बाद में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो भी जाए तो मसला क्या है। 15 पे नहीं कर सकते, वो कहेगा मुझे तो 20 की लॉट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, फिर केस चलेगा, लड़ाई होगी, फिर देखो क्या बनेगा। फिलहाल तो जब होगा तब देखेंगे ना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ये बातें ना होने की वजह से तो स्टैंड कहता है आप तो ऐसे ही चल सकते हो, ठीक है, ओवर टाइम नहीं कर सकते। 15 जो बन गई हैं उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, उनका काम ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई अभी आप, ठीक है, शर्त हालांकि स्पेशलाइज थी लेकिन दूसरा काम लिखवा लेते ना उस वक्त, यानी कि समझदार ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो ये लिख देता तो आपका रेवेन्यू इस साल का बढ़ जाता, आपको 15 मशीनों का रेवेन्यू बुक कर लेते क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होता, ठीक है। समझदारी से कॉन्ट्रैक्ट करवाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जब जाना तो, क्योंकि आपने एथिक्स में पढ़ा था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए आपकी तरफ से सर्विसेज की, वो खर्चा करते हैं आपको रखने का, ठीक है ना, तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट करवाना। तो एनालाइज कर दिया जी हमने, पोस्टमार्टम कर दिया हमने। अब अगली बात सीएफओ के बारे में बताएं। एक्सप्लेन हाउ सीएफओ मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो कौन सा प्रिंसिपल, बेईमानी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, सिर्फ एक ही बनता है यहाँ पर, प्रोफेशनल कंपिटेंस। उसने अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा, शायद उसको CPDRs लेने चाहिए, तो जाके सोल्यूशन पढ़ें, इसके बाहर तो कोई बात नहीं लिखी, एक नज़र जल्दी से डालें। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई? अभी 1 घंटा हो गया। डोंट टेल मी, ठहर जाओ, ब्रेक दे बच्चों। चले ठीक है, इस पार्ट को क्लोज करें, 10 मिनट की फिर ब्रेक है और उसके बाद आते हैं, बंद करें।